गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 में इतिहास विषय और हमारा जो टॉपिक है मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे शहरों का निर्माण। इसमें हम पढ़ रहे हैं शहरों का निर्माण। इसके हमने 4 पॉइंट पढ़ थे जो इस प्रकार है। पहला हमने पढ़ा था उन्नत कृषि। यह बताया था कि नदरा और फरात नदियों के कारण मेसोपोटामिया में भूमि उर्वरक थी और लोग बाग अपनी आवश्यकता से ज्यादा कृषि का उत्पादन करते थे। और ये जो आवश्यकता से ज्यादा कृषि का उत्पादन है वो अधिशेष जो बचा उसको लोगों ने व्यापार के रूप में काम में लिया। जब वो व्यापार करने लगे तो वस्तु को एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जाने में उन्हें परिवहन की आवश्यकता हुई। और परिवहन वहाँ का जो मुख्य परिवहन था वो था जल परिवहन, क्योंकि ददला जो फरात नदी है वो साल भर तक उनमें वर्षा का जल रहता था। इस कारण वो नावों के द्वारा आसानी से अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। तीसरा है धातु की कमी जो हमने पढ़ा था। जब शहरीकरण होता है तो बहुत सारी धातुएं निर्माण कार्यों में, सौंदर्य प्रसाधन में, आभूषणों में, औजारों में, बर्तनों में काम में ली जाती है। लेकिन आपको मालूम मेसोपोटामिया वाली जगह पे ये सारी चीजों की जाति कमी थी और इनकी पूर्ति के लिए क्या हुआ, व्यापारिक श्रेणियां बनी और इन व्यापारियों ने देश विदेश से उन वस्तुओं की, उन धातुओं की कमी की पूर्ति की जो मेसोपोटामिया में नहीं थी। उसके बाद हमने चौथा पॉइंट पढ़ा था श्रम विभाजन। तो हमने पढ़ा था श्रम विभाजन क्या है, शहरी जीवन की विशेषता है। आप ये देखते हैं कि हमें कई प्रकार के श्रम करने पड़ते हैं। हम लोग कई प्रकार के कारोबार करते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी एक चीज में पारंगत नहीं होता, ये हमने पढ़ा था। तो हमें किन व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जो उस फील्ड के पारंगत हो या उस क्षेत्र के पारंगत हो। जैसे हमें मकान बनाना है तो हमें कारीगर बेलदार की आवश्यकता होती है। अगर हमें जेवर बनवाना है तो हमें क्या होता है, सुनार की आवश्यकता होती है। ये सब चीजें श्रम विभाजन ने क्या किया, योग्यता अर्जित की। श्रम विभाजन ने क्या किया, समाज को योग्यता दी और व्यक्ति अपने अपने काम में योग्य होने लगे। अब हम पढ़ेंगे अगला मुद्रा। शहर का निर्माण में मुद्रा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि मुद्रा क्या है, विनिमय का साधन या किसमें काम आती है, लेन देन में मुद्रा काम आती है। अब आप देखेंगे कि प्रारंभ में कहीं भी हो संसार के किसी भी कोने में विनिमय के दो साधन थे। एक थे वस्तु विनिमय और दूसरा मुद्रा विनिमय। आज भी आप आधुनिक काल तक अगर भारत को देखेंगे या विश्व के और भी बहुत जो अल्प विकसित देश देखेंगे तो वहाँ पे क्या वस्तु विनिमय का प्रचलन बहुत अधिक है। आज भी हमारे गाँव में अगर आप देखेंगे तो हम लोग क्या है, वस्तु के बदले वस्तु लेते हैं, उसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। गाँव में यह प्रथा आज भी प्रचलित है। बहुत सारे लोग किसी तरह का काम करते हैं, जैसे उन्हें कोई सब्जी चाहिए तो अपने घर से थोड़ा गेहूं ले जाएंगे, सब्जी वाले को गेहूं दे देंगे और इससे क्या होगा, वो सब्जी लेके आ जाएंगे। लेकिन बच्चों वस्तु विनिमय में क्या है, एक कठिनाई है। क्या कठिनाई है कि अगर आपको कोई वस्तु चाहिए और सामने वाला व्यक्ति को भी वो वस्तु चाहिए, तब जाके वस्तु विनिमय प्रणाली आपकी सफल होगी। उदाहरण के लिए जानो, मेरे को गेहूं चाहिए और सामने वाले को चना चाहिए। मेरे पास चना है, सामने वाले के पास में गेहूं है, तो हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ेगी जो मेरे से गेहूं ले ले और बदले में चना दे दे। अगर मान लो मेरे को ऐसा व्यक्ति नहीं मिला तो मेरा जो विनिमय है वो या मेरा लेन देन है वो पूरा नहीं होगा। तो इसी कारण में वस्तु विनिमय में बहुत सारी दिक्कतों हुई और उनको पूरा करने के लिए हमने क्या दिया, मुद्रा विनिमय का सहारा लिया।
और आज के समय में मुद्रा विनिमय का महत्वपूर्ण साधन है। आपको करना क्या है, आपके पास मुद्रा होनी चाहिए और आप क्या करेंगे, उसको ले जाकर कहीं भी कोई भी सामान खरीद लेंगे। जैसे आप देखते हैं रोजमर्रा के जीवन में हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारे सामान खरीदते हैं। आप सब्जी लेने जाते हैं तो वो वस्तु लेके थोड़ी जाते हैं, नहीं ले जाते। क्या ले जाते हैं, मुद्रा ले जाते हैं, पैसे ले जाते हैं। हम क्या करते हैं, सब्जी का भाव करते हैं और बदले में उसको मुद्रा दे देते हैं। तो ये क्या है, आसान साधन होगा। मुद्रा क्या होगी, आसान साधन होगी किसका, लेन देन का। अब आपको बता रहे हैं कि मेसोपोटामिया में आज से 3000 ईसा पूर्व, मतलब आज से अगर लगाते हो तो 5000 ईसा पूर्व में मुद्राओं का प्रचलन हो गया था। ये मुद्राएं किसकी थी, ये मुद्राएं चिकनी मिट्टी की बनी हुई होती थी और उन मुद्राओं को पका लिया जाता था और उन पर लेन देन आदि लिख दिया जाता था। और इन्हीं मुद्रा ने शहरी जीवन में लेन देन की प्रथा प्रारंभ की। इसको आप क्या बोल सकते हैं, लेन देन को उधार देना, उधार लेने की प्रथा भी क्या है, शहर में इसी प्रकार चली। इसमें क्या होता है बेटा, अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो आप क्या करते हैं, वह वस्तु उधार नहीं लेके किसी व्यक्ति से क्या करते हैं, कुछ पैसे उधार ले लेते हैं, कुछ रुपया उधार ले लेते हैं, कुछ मुद्रा उधार ले लेते हैं। उसके बदले में आप क्या करते हैं कि वो वस्तु खरीद लेते हैं। अब ये क्या है, इससे क्या होगा, मुद्रा का उधार लेन देन का क्या फायदा होगा कि जो व्यक्ति आपको इस प्रकार की मुद्रा उधार देगा वो उसके बदले में कुछ आपसे लाभ भी देगा। वो लाभ क्या होगा, वो लाभ होगा उसका ब्याज। मान लो मैंने आपको 100 रुपए दिए तो मैं आशा करूंगा कि जब आप मुझे लौटाएंगे तो वो 101 रुपये के रूप में होंगे, यानी मुझे 1 रुपये का फायदा हो जाएगा। तो ये लोग जिनके पास मुद्रा अधिक मात्रा में थी या अपने उपयोग से ज्यादा मात्रा में थी, तो वो लोग क्या करते थे, मुद्राओं का लेन देन करने लगे। तो इस प्रकार शहरों का निर्माण हुआ। अब इसमें हम पढ़ेंगे राजा। तो आप इसे उतार लीजिए, तो अगला पॉइंट होगा हमारा राजा, क्योंकि एक शक्तिशाली शासन व्यवस्था ही शहर को सुरक्षित रख सकती है। तो हम अब राजा के बारे में पढ़ेंगे, जब तक आप इसे उतार लीजिए। ठीक है, तो हमने शहरों के निर्माण में उन्नत कृषि, जल परिवहन, धातुओं की कमी, श्रम विभाजन, मुद्रा का किस प्रकार लेन देन में हमारे प्रयोग हुई। अब राजा ने क्या किया वो हम पढ़ेंगे, जिससे शहर निर्माण में राजा की क्या भूमिका रही। छोटा शहरी समाज में राजा का स्थान ऊंचा था। दूसरा, राजा का सारे समुदाय पर नियंत्रण होगा। राजा की देखरेख में
से राजवे व मिट्टी की ईंटें बनाई जाती थी। चौथा, राजा कानून व्यवस्था बनाता था। इसमें सेना उसकी मदद करती थी। सेना उसकी मदद करती थी। ठीक है, इसे उतार लीजिए, फिर हम आगे करेंगे। देखो बेटा, राजा राजा कौन है? राज्य का शासक। ऐसा व्यक्ति इसकी देख रेख में राज्य का सारा प्रशासन चलाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? राजा। तो शहरी समाज में राजा का स्थान कैसा था? ऊंचा था। राजा का सारे समुदाय पर ज्यादा नियंत्रण था और राजा की देख रेख में लोग खानों से धातुएं निकालते थे, वह मिट्टी की ईंटें बनाते थे। राजा कानून व्यवस्था बनाता था और उसमें क्या है? सेना उसकी मदद करती थी। ठीक है, इससे क्या हुआ कि शहरी जीवन नियंत्रित हो गया। इसका क्या फायदा हुआ कि बहुत सारे नए शहरों का उदय हुआ। अब आप यहाँ देखेंगे, राजा की देखरेख में खानों से धातुएं निकाली गई और मिट्टी की जो ईंटें थी वो बनाई गई। मिट्टी की ईंटें कहाँ काम आएंगी? तो हम जब शहर के बारे में पढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक होगा ना, शहर का निर्माण किस प्रकार हुआ, ये तो हमने कहा कि शहर किस प्रकार बने, शहर को बनने में किन किन चीजों ने योगदान दिया। अब हम पढ़ेंगे शहर कैसे होते थे। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, राजा क्या करता था? कानून व्यवस्था करता बनाता था और सेना उसकी मदद करती थी। क्योंकि बेटा हमारे जो मानव का स्वभाव ही ऐसा है कि वो कुछ अलगाववादी होता है, कुछ उसमें ऐसे लोग होते हैं जो असामाजिक तत्व होते हैं, तो वो क्या करते हैं? समाज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोगों से रक्षा के लिए राजा क्या करता था? अपने पास एक सेना रखता था। सेना का कार्य क्या था? जिस प्रकार की व्यवस्था आज की पुलिस करती है, उस समय ये सारी व्यवस्थाएं सेना करती थी। और सेना का दूसरा कार्य क्या था? आंतरिक शांति बनाना नहीं था। आंतरिक शांति के साथ साथ सेना का दूसरा कार्य था, अगर कोई बाहर से कोई दूसरा राज्य आक्रमण करते तो सेना क्या करती? अपने राज्य के निवासियों की रक्षा करती थी। तो सेना का दायित्व डबल हो गया, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा प्रदान करना। जिस प्रकार आज हमारे समाज में शहर को आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था कौन देता है? पुलिस देती है, और बाहरी सुरक्षा की व्यवस्था कौन करता है? हमारे समाज में आज सेना करती है। लेकिन उस समय पुलिस की व्यवस्था नहीं थी, वो सारा कार्य कौन करते था? सेना ही करते। अब नगर किस प्रकार के होते थे उनके बारे में देखते हैं। अब हमने पढ़ा कि नगरों के निर्माण में किन किन चीजों ने या किन किन ने हमारी सहायता की। अब हम पढ़ेंगे नगर राज्य किस प्रकार के थे। तो मैंने आपको बताया कि सुमेर का जो
सुमेर का जो समाज था वह कैसा था? वह प्रगतिशील था। इन्होंने जल्द ही ग्रामीण जीवन का परित्याग कर शहरों का निर्माण किया। ठीक है, अब ये शहर कैसे होते थे ये मैं आपको बता रहा हूं। शहर पहला पॉइंट है नदी या नहर के किनारे बसे होते थे। इनमें आवासों का निर्माण किसी मंदिर के या किसी आप लोग मंदिर के चारों तरफ होता था। इसे आप काट लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, कैसे नगर होते थे? सूर्यवासी कैसे थे? प्रगतिशील थे। इन्होंने जल्दी ग्रामीण जीवन का परित्याग कर दिया और शहरों का निर्माण कर दिया। शहर नदी या नहर के किनारे किनारे होते थे और इनमें जो आवास है जो किसी मंदिर के चारों तरफ होते थे। कहीं कहीं मंदिर के इर्द गिर्द भी मकान बनाए जाते थे। अब शहर का आवास आबादी रहेगी तो उनको खाने पीने के लिए सामान भी चाहिए। तो खाने पीने का जो उस समय मनुष्य का आजीविका का जो प्रमुख साधन था वो था खेती। तो खेत कैसे थे? तो खेत शहर के चारों तरफ खेत होते थे। ठीक है, और शहर के मध्य क्या होते थे? बाग व बगीचे होते थे जिनमें खजूर, अंगूर आदि लगे रहते थे। शहर चारों तरफ से ईंटों की दीवार से सुरक्षित था। ठीक है, और इस चार दीवारी के बाहर करीब लोग रहते थे। ठीक है बेटा, तो
आपने देखा शहर कैसे थे, शहरों के चारों तरफ खेत होते थे, शहर के मध्य भाग बगीचे होते थे और खजूर, अंगूर आदि इनके जो बगीचे थे ये क्या है, फलों से लदे रहते थे। शहर के चारों तरफ ईंटों की एक सुरक्षित दीवार थी और इस चारदीवारी के बाहर कौन रहते थे, गरीब लोग रहते थे। अब हम पढ़ेंगे शासन पद्धति, इसकी सुमेर की। कि सुमेर की शासन पद्धति किस प्रकार थी, तो मैंने बताया बेटा सुमेर वासियों का धर्म से घनिष्ठ संबंध था। ठीक है, सुमेरवासी लोग कैसे थे, धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे और धर्म के प्रति उनका बहुत ही ज्यादा सम्मान था, धर्म को बहुत ज्यादा अच्छा मानते थे। उनके अनुसार सारी संपत्ति देवताओं की होती है। जो हमारी धन संपत्ति है वो किसकी है, देवताओं की। तो इसका जो इससे क्या हुआ, जो पुरोहित वर्ग था वो बहुत ज्यादा संपन्न हो गया। तो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति किसकी है, देवताओं की है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उस पर पुरोहित वर्ग का नियंत्रण होता था। ठीक है, इससे पुरोहित वर्ग बहुत संपन्न हो गया। पुरोहितों को व्यक्ति अपने व देवताओं के मध्यस्थ मानता था। ठीक है, इसे उतार लीजिए, फिर आगे करेंगे। ठीक है, सुमेरवासी कैसे थे, धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। तो धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे तो क्या मानते थे कि जो भी हमारी संपत्ति है वो किसकी है, धर्म की है या देवताओं की है। अब अप्रत्यक्ष रूप से तो संपत्ति किसकी है, देवताओं की, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से क्या है, उस पर पुरोहितों का नियंत्रण था। इससे क्या हुआ, पुरोहित वर्ग बहुत ही ज्यादा संपन्न हो गया। लोगों का ये मानना था कि देवताओं और व्यक्तियों के बीच में पुरोहित लोग क्या है, मध्यस्थ का कार्य करते हैं, मध्यस्थ है। अब उस समय ऐसा समय था कि लोग बाबू का मानना था कि अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो किस कारण आई है, देवी प्रकोप के कारण आई है। तो क्या होता है बेटा कि जो हम शासन पद्धति में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पुरोहितों की भूमिका के बारे में
कि किस प्रकार वह मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थ है। जब किसी व्यक्ति या समाज पर कोई मुसीबत आती थी तो उसका ध्यान पुरोहितों के ऊपर केंद्रित हो जाता था। किस प्रकार हो जाता था पता था। समस्या या महामारी आने पर लोग अपनी समस्या के निदान के लिए पुरोहितों की तरफ देखते थे। राजा का पद निर्मित होने से पूर्व नगर का शासन ये पुरोहित ही चलाते थे। इसे उतार लीजिए, फिर मैं समझा देता हूँ, फिर आगे हम और करेंगे। तो बेटा मैंने बताया समस्या या महामारी आने पर लोग बाग अपनी समस्या के निदान के लिए किसको देखते थे? पुरोहित को देखते थे। कि उनका यह मानना था कि हमारे पर जो समस्या या मुसीबत आई है उसे क्या करेंगे पुरोहित लोग बड़ी आसानी से हमसे दूर कर देंगे। क्यों दूर कर देंगे? क्योंकि पुरोहित कौन है? देवताओं और जनता के मध्य क्या है? मध्यस्थ है। तो ये लोग क्या करते थे? बहुत प्रकार की पूजा पाठ, जादू टोना, जंतर ताबीज जनता को देते थे, जिनसे कि जनता का ये मानना था कि इनसे हमारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। अगर आप देखें तो अपने समाज में आज भी कोई वर्ग या कोई तबका ऐसा है जो इस तरह की बातों पर विश्वास करता है। आप देखेंगे कि हमारे समाज में बहुत सारे पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि वो कोई गंडा या ताबीज पहन लेंगे या कोई डोरा बांध लेंगे तो वो मुसीबतों से दूर रहेंगे। जब आप ज्योतिषियों के पास जाते हैं या ज्योतिष विद्या के पास क्या समाधान चाहते हैं तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही है कि वो देवता और आपके मध्य वो ज्योतिषी एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। वह ज्योतिषी को आपको बताएगा कि आपका कौन सा ग्रह खराब है और आप कौन सा पत्थर पहनेंगे या कौन सी पूजा करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो ये आपका समय खराब है ये सुधर जाएगा। और मध्यस्थ होने के कारण आप लोग क्या करेंगे? उसे मोटी भेंट पूजा भी देंगे। फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा, है ना, ये सारी चीजें बेटा किससे होती है? मन से। अगर आपको लगेगा कि मेरे को इससे बहुत सारा फायदा हुआ है तो क्या करेंगे? बहुत सारे लोग इसी तरफ आकर्षित होंगे। तो ये पुराने जमाने की बात नहीं है, ये क्या है आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितने की प्राचीन काल में थी। आज भी देश विदेश का एक बहुत बड़ा तबका इन चीजों में विश्वास करता है कि पुरोहित या पादरी, जिसे आप मौलवी या पंडित जी जो भी नाम दे सकते हैं, इनका काम क्या है? आपके और भगवान के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाना। ये वो नहीं मानते, ये आप लोग मानते हैं, ये आपका विश्वास है। इस कारण ही ये समाज में फल फूल रहे हैं। ठीक है, अगला करेंगे अपन। क्या है?
तो बेटा आगे पढ़ेंगे हम। प्रत्येक नगर में या प्रत्येक नगर का एक देवता होता था। बेटा यहाँ जो एक मजेदार बात है कि सुमेर में जितने सारे नगर थे उन सभी नगरों का एक देवता था। मतलब प्रत्येक नगर का अपना अलग अलग देवता। एक देवता का मतलब ये नहीं है ये एकेश्वरवादी तो थे, लेकिन कैसे नगर के रूप में एक नगर का व्यक्ति एक ही देवता को पूजता था और उस नगर में उस देवता का मंदिर होता था। यह सेंटेंस या ये लाइन हमें बता रही है कि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। ठीक है ना। और इस मंदिर का प्रधान पुजारी या पुरोहित ही नगर का राजा होता था। इससे यह बात सिद्ध होती है कि धर्मगुरु व राजा एक ही व्यक्ति था। ठीक है। अब बेटा राज्य है, नगर बन गए, राजा बन गए, तो नगरों के बीच में पारस्परिक द्वेष की भावना भी आएगी। तो उनके मध्य किन किन बातों को लेकर झगड़ा होता था वो एक लाइन में मैं आपको बता रहा हूं। फिर कल हम पढ़ेंगे राजा के कर्तव्य। तो क्या है, नगर राज्यों में परस्पर कारणों के अलावा नहर या नदी के पानी को लेकर विवाद होता था। तो ये हमने पढ़ी शासन पद्धति। कल हम पढ़ेंगे राजा के कार्य, सामाजिक जीवन और स्त्रियों की दशा। अभी आप इसे उतार लीजिए, एक बार आपको ये समझा दूंगा। देखो बेटा, हमने अब तक पढ़ा कैसा था, सुमेर व्यक्ति कैसे थे, धर्मनिष्ठ थे। तो वो क्या मानते थे कि सारी संपत्ति किसकी है, देवताओं की। देवताओं के प्रतिनिधि कौन थे, पुरोहित थे। तो इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से तो संपत्ति किसकी थी, देवताओं की, और प्रत्यक्ष रूप से उस पर किसका नियंत्रण था, पुरोहितों का। इस प्रकार क्या हुआ, पुरोहित वर्ग क्या हो गया, बहुत ही साधन संपन्न वर्ग बन गया। लोगों का यह मानना था कि पुरोहित और जो पुरोहित वर्ग है वो लोगों और देवताओं के मध्य क्या है, मध्यस्थ है। अगर उनकी कोई समस्या आती थी या कोई मुसीबत आती थी तो क्या करते थे, पुरोहितों की तरफ देखते थे और पुरोहित क्या करते थे, उनका निदान करते थे। निदान किस प्रकार करते थे, पूजा पाठ के द्वारा, जंतर ताबीज के द्वारा। ठीक है। इससे क्या होता जाता था कि उनके बदले में जो पुरोहितों को दक्षिणा मिलती थी, मोटी दक्षिणा मिलती थी, जिससे क्या है, यह वर्ग और भी संपन्न हो गया। अब नगर कैसे थे, प्रत्येक नगर में उनका अपना एक देवता होता था और उस देवता का मंदिर नगर में होता था। और उस मंदिर का जो प्रधान पुजारी होता था या जो पुरोहित होता था, पुजारी कौन होता है, मंदिर की पूजा करने वाला, और पुरोहित भी वही काम करता है। दोनों एक ही चीजें पर्यायवाची हैं, पुजारी और पुरोहित।
तो वो जो पुरोहित है वही नगर का क्या होता था, राजा होता था। इससे हमें एक बात, अगर आप गौर करोगे तो एक बात मिलेगी, क्या मिलेगी कि पुरोहित मतलब धर्म गुरु, धर्म का संरक्षक और राजा दोनों कौन थे? एक ही व्यक्ति धर्म गुरु होता था, वही व्यक्ति राजा होता था। अब राजा राज्य आ गया तो इसका मतलब क्या, राज्यों में परस्पर झगड़े भी होंगे। तो परस्पर झगड़े इसलिए होते थे उनके अपने कारण, सीमा विवाद है ना, शासन का निर्माण है ना, साम्राज्य का विस्तार, इनके अलावा नहर और नदी के पानी को लेकर भी क्या है, विवाद होता था। आज का हमारा व्याख्यान यहीं तक है। कल के व्याख्यान में हम पढ़ेंगे राजा के कार्य, कि राजा के क्या क्या कर्तव्य थे, राजा को कौन कौन से कार्य सुमेर में करने पड़ते थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ का सामाजिक जीवन, इनका समाज कितने वर्गों में विभक्त था। फिर हम पढ़ेंगे स्त्रियों की दशा, क्योंकि समाज या सामाजिक व्यवस्था विगत स्त्रियों के पूरी नहीं होती। तो हम ये देखेंगे कि जो सुमेर का जो जीवन था उसमें महिलाओं की क्या भूमिका थी। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।